फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड कल मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, आई थिंक बहुत लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने बोला था आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के सामने लेके आऊँगी और डिस्कस करूँगी। तो जी हाँ, नोटिफिकेशन को लेके मैंने बोला था 2 पॉइंट है जहाँ पे कंट्रास्ट है, मतलब है तो एक ही पॉइंट, उसी का पार्ट 1, पार्ट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2। तो वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये है नोटिफिकेशन, ये पास से दिखा देती हूँ आपको, स्पष्ट दिख जाएगा। इसमें हम आपको बताते हैं ये है पॉइंट नंबर 11 का पॉइंट नंबर 1 और 11 का पॉइंट नंबर 2। अब मैं पढ़ के बताती हूँ और बाकी इसके बाद मैं इसकी फ़ोटो भी खींच के डाल दूँगी, तो आप लोग खुद ही देख लेंगे। हाँ, बाकी मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, वहाँ देखिए 11.1 में दिया हुआ है, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये 11 का पॉइंट 1 है। अब 11 का पॉइंट 2 मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों के साथ डिफाइन करती हूँ। पॉइंट नंबर 2 में है, मुख्य सेविका की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कटऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर यानी कि 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आप लोग अपने आप ही सोचिए कि इसको, इस पेज को मैं डाल दूंगी, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, तो आप लोग बताइए कि ठीक है, जब ये फॉर्म फिलअप हो रहा था तो किसी को नहीं पता था कि संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये था ना कि 0 या माइनस में आपके मार्क्स ना हो। बाकी पीटी जिन्होंने दिया है 2021 वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनके पास सब्जेक्ट सोशियोलॉजी और होम साइंस होना चाहिए, BA फाइनल ईयर, जैसे मतलब स्नातक। तो आप लोग बताइए कि ये तो हो गई एक कंडीशन। दूसरा, जस्ट उसी के नीचे पॉइंट 2 में जब ये दिया जा रहा है कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष, विज्ञापित पद कितने थे हमारे 2693 और 15 गुना अभ्यर्थियों, यानी विज्ञापित पद जो है 2693, उसके 15 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। यानी कि जो हम सभी ने मुख्य सेविका भर्ती का एग्जाम दिया उसके लिए सीट के सापेक्ष 15 गुना, 2693 की विज्ञप्ति थी तो उसका 15 गुना क्या कहते हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 40,395। अब 40,395 आप लोग भी जानते हैं फॉर्म कितना पड़ा, 35,000 के आसपास था। 34,000 कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक। इन्हें तो जितना शॉर्ट लिस्ट करना था उतने बच्चे भी नहीं मिले, तो फिर क्या समस्या आ गई, 2 शिफ्ट में एग्जाम कैसा? हाँ, क्योंकि इनकी पहली चीज़ तो फ्लॉप हो गई ना, संख्या तो अधिक थी नहीं यहाँ पे। अगर संख्या अधिक होती फिर ये शॉर्ट लिस्ट करते, और फिर जब इन्हें पहले से ही पता है कि संख्या कितनी भी हो जाए, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप करते, बट इनको तो लेना 15 गुना ही बच्चों को था मेंस एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आप लोग भी जानते हैं 1.5 से 2 लाख, 2 लाख प्लस ही बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो उनका एग्जाम एक शिफ्ट में पॉसिबल हो गया। UPSSC ने उनका एक शिफ्ट में करा दिया और हमारा 35,000 बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो आई थिंक अभी जो भी खेल हुआ है सब आप लोगों के भी समझ में आ गया होगा, और इन दोनों चीज़ों को आप लोग भी पढ़िएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि UPSSC ने जानबूझ के ये चीज़ें किस प्रकार से किया है। और हाँ, जो लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों ने लेट कर दिया, और जैसा एक सुप्रिया वाले रिट में भी चीज़ें थी, जो भी ऑर्डर आया था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो इस मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड होंगे, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए कि ICDS वाले क्वेश्चन को लेके तो उन लोगों के पास तो प्रूफ था नहीं, लेकिन हाँ, जो अभी रिट चल रही है रीता भारतीय की और एक जो दूसरी रिट पढ़ने जा रही है, उन सब के बारे में मैं बता दूं, बाकायदे प्रूफ है। और बाई डेट मैं आप मेंशन कर देती हूँ, ये मैं बाई डेट आप लोगों को बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि आंसर की हमारी पहली बार आई थी, फिर उसके बाद आपत्ति मांगी गई थी, और जब दोबारा आंसर की आई है उसके बाद रिजल्ट आया है। तो देखिए होता क्या है कि आपत्ति देने पे भी इन्होंने सुधार नहीं किया, ICDS वाला क्वेश्चन और संयुक्त परिवार पे। फिर 17/9/2024 को इनको पोस्ट किया जाता है, बाकायदे उस पोस्ट का पूरा डिटेल है, पूरा प्रूफ है। और बस दिक्कत ये है कि सुप्रिया वाले मैटर में क्या था, उन लोगों के पास थी नहीं ये चीज़ें। हाँ, उन लोगों को इतना किसी का नॉलेज भी नहीं था, आनंद फानन में लोगों ने डिटेल डाला, कोई एक दूसरे के संपर्क में नहीं था। पहली बात आप सोचिए कि 17/9/2024 को पोस्ट, उसका प्रूफ है। 23/9/2024 को मेल किया जाता है, उसका भी प्रूफ है। और एप्लीकेशन 21/10/2024, 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को उनको खुद जाके एप्लीकेशन दिया जाता है, जिसका वो प्रूफ देते हैं और बोलते हैं कि इस पर विचार करेंगे, और उसके बाद भी नहीं विचार किया जाता है। जबकि रिजल्ट आप सोचिए, हम मुख्य सेविका भर्ती का आया है 5 दिसंबर 2024 को। अब आप सोचिए कि आखिरी प्रक्रिया जो एप्लीकेशन वहाँ जाके दिया गया 21/10 यानी 21 अक्टूबर को दिया, 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच आप लोग खुद कैलकुलेट करिए कितना समय है। तो डिले कहाँ, कंटिन्यू बच्चा इसमें लगा रहा, तब भी उन्होंने इस पर विचार क्यों नहीं किया?
अब क्या बच्चे की गलती है? तब चीज़ें चैलेंज नहीं हो सकती थी क्योंकि डीबी स्टार्ट हो चुकी थी। प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद बीच में बदलाव नहीं हो सकता था, लेकिन बच्चे ने आपकी प्रक्रिया शुरू होने के बहुत पहले से ही चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। आपको सारी नॉलेज थी, उसके बाद भी आपने मनमाना किया, प्रूफ होने के बाद भी। और अब विभाग से बड़ा प्रूफ क्या होगा जो उन्होंने आरटीआई में जवाब दिया है। और रही बात संयुक्त परिवार वाले क्वेश्चन की, तो एनसीईआरटी का बुक और चैप्टर मैं खुद शेयर कर दूँगी या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ आप लोगों को खुद दिखा दूँगी, और नहीं तो मैं बुक की पेज की फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा कि उसमें एनसीईआरटी क्या गलत है। हाँ, 2 क्वेश्चन, और ऐसे तो 4 से 5 क्वेश्चन है, बट यही है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, एथेंटिक ऐसे कोई प्रूफ नहीं है। इन 2 का एथेंटिक प्रूफ है, और हमने टाइम से बहुत पहले यूपीएससी यानी आयोग को अवगत कराया है, उसके बाद भी आयोग ने मनमाना किया है। तो क्या कोर्ट को इस पर डिसीजन नहीं देना चाहिए? बच्चा तो डिले किया नहीं, सब यूपीएससी ने सब मनमाना किया। ये ऐसे 2 कैंडिडेट हमको मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, जिसमें से एक कैंडिडेट है जिसके नंबर 58.75, यानी कि अगर हम उसको 4 फुल मार्क्स दे रहे हैं, उसके मार्क्स भी नहीं काट रहे हैं, तो उसको देने के बाद 58.75 हो रहा है। और जिसके नंबर भी नहीं काट रहे हैं, उसने कम क्वेश्चन अटेंड किया है, उसके 61.75 मार्क्स। अब आप बताइए 61 प्लस वाला डीबी में जाना चाहिए कि 58 प्लस वाला? तो यहाँ 58 को बुलाए हैं। 58 तो छोड़िए, सेकंड शिफ्ट तब लोग बोलते थे ना कि कहाँ बुलाया गया है, 47, 46, 51 का तो प्रूफ है हमारे पास कि सेकंड शिफ्ट के 51 नंबर वाले बच्चे को बुलाए हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के इन्होंने 6 से 7, 8 नंबर कम किए, और सेकंड शिफ्ट के इन्होंने बढ़ाए 2, 4, 6 कितने बढ़ाए कोई नहीं जानता। अब दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना डिफरेंट होगा? 12-13 नंबर का। आप बताइए 12-13 नंबर किसी के कम हो जाएंगे, क्या वो उसको सिलेक्शन मिलेगा? कभी नहीं सिलेक्शन मिलेगा। और अगर यूपीएससी ने सारा डिटेल दिया तो आप लोगों के सामने होंगी चीज़ें कि किस शिफ्ट से कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है, कितनी मेरिट गई है, और फिर नंबर कहाँ से आए हैं लोगों के। अब तो फिलहाल सब बच्चों को समझ में आ गया है कि नंबर आए हैं कहाँ से। कल भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि फर्स्ट शिफ्ट देखिए। हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आप लोगों को। अभी मैं फाइनल रिजल्ट की बात करती हूँ आप लोगों से। कल भी मैंने दिखाया था, ये आपको स्पष्ट शिफ्ट तो दिख ही रहा होगा। आप देख सकते हैं मैक्सिमम सारे के सारे बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के हैं। इसमें भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। मैक्सिमम देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, और मार्क्स मैं बता देती हूँ 63 प्लस, 64 प्लस, 61 प्लस। और वही सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका 54, 51, 59, इससे ज़्यादा मार्क्स किसी का नहीं है। अब बताइए अगर सेकंड शिफ्ट का बच्चा है, 59 नंबर है उसके, तो उसको सिलेक्ट हो जाना चाहिए ना, या ओबीसी कैटेगरी है। अगर आपने उसके नंबर बढ़ाया और डीबी में आपने कैसे कर दिया? फिर भाई अगर 51 मार्क्स है और आपने नॉर्मलाइज फर्स्ट शिफ्ट को किया है, नोटिफिकेशन स्पष्ट लिखा है शिफ्ट को नॉर्मलाइज करेंगे, ऐसा नहीं है कि शिफ्ट वाइज दोनों शिफ्ट को, किसी एक शिफ्ट को नॉर्मलाइज करेंगे। यहाँ तो हमारे सामने दोनों का सबूत है कि फर्स्ट शिफ्ट के नंबर घट रहे हैं, सेकंड शिफ्ट के नंबर बढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट हो गई? अब देखना यह है कि सारे प्रूफ होने के बाद अब कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। जो डिसीजन होगा वो तो सबको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। बाकी हमारी लड़ाई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट से है या किसी से दुश्मनी है, लड़ाई सिस्टम से है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पे गलत हो रही हैं, आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि हम ज्ञान देने आते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मेहरबानी करके प्लीज़ मेरा वीडियो ना देखा करें, मुझसे ज्ञान ना लिया करें, क्योंकि वो लोग खुद ज्ञानवान हैं। बाकी तो कमेंट बॉक्स ऑफ ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद ये सब ज़रूरी काम में लगी हुई हूँ। जब तक सारे मैटर क्लियर नहीं हो जाते, और मुझे पूरा यकीन है, कहते हैं ना न्याय मिलने में समय लगता है। कितनी भर्तियां उठा के देख लीजिए, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, लेकिन न्याय मिला है। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिला है, देर से ही सही न्याय जरूर मिला है। और 126 सीट के ऊपर कल मैं डिटेल में बात करूंगी, तो 126 सीट के ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगी चीज़ों को जो हमारे पास है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 126 सीट किसे मिलेगी। हालांकि 126 सीट तो बहुत कुछ डिपेंड करता है यूपीएससी के ऊपर, पर इसके ऊपर कल मैं बड़े लेवल पर यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। तो यही अपडेट थी आज की। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।